कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है, कई विमान वहां पर क्रैश हुए हैं। ये तस्वीरें भी कुछ देर पहले हमारे पास पहुंची भी थी और अब कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया है कि कई अमेरिकी विमान क्रैश हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो नुकसान अमेरिका को भी बड़ा हो रहा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कई अमेरिकी विमान क्रैश हुए हैं। साहब, एक बड़ी खबर ये तो कि नुकसान अमेरिका को बहुत ज्यादा हो रहा है और कुवैत इसकी तस्दीक कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब भी वॉर होता है ना, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वजह से सच्चाई कभी भी बाहर निकल के नहीं आती है। अमेरिका हमेशा ये कहेगा कि मेरे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 3 सैनिक मारे गए हैं, और ये भी नहीं बताएगा उसका कोई जहाज गिरा है या कि अनलेस अगर ऐसी फोटोग्राफ जो आपके चैनल पे चलाई गई थी जहां F-15 जहाज को आग लगते हुए दिखा के पायलट को इजेक्ट करते हुए दिखाया गया था, अगर वो फोटो नहीं होगी, चल भी रही है, जब आप ये देखिए चल भी रही है, ये वीडियो अगर नहीं हो तो वो कभी मानेंगे भी नहीं कि उनके कोई जहाज गिरे हैं। ये जरूर है कि जब युद्ध होता है दोनों साइड से नुकसान होता है। राजीव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राजीव, इस खबर के बारे में अभी आप और क्या अपडेट बता सकते हैं? राजीव, देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है और अमेरिका के ओर से इसके कोई इस बात का एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन कुवैत की ओर से जो जानकारी दी गई है कि एक नहीं कई अमेरिकी फाइटर जो हैं क्रैश हुए हैं। और ये जो कुवैत की जो आर्मी की तरफ से ये जो जानकारी दी गई है, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए झटका है। और यह भी बताता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया है, 40 से ज्यादा उसके टॉप कमांडर को मार गिराया गया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान की जो ताकत है वो कहीं से कम नहीं हुई है। चाहे उसके मिसाइल पावर की बात करते हैं, हम ड्रोन के पावर की बात करते हैं, वो अभी भी इतना ताकतवर है कि बाकायदा जो है अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा। और एक फाइटर के मारे जाने के गिरने की खबर एक बड़ी चीज होता है, जिससे कुवैत के आर्मी की तरफ से जो जानकारी दी गई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि उसका एक भी फाइटर जो है क्रैश हुआ है और जो ईरान की ओर से मिसाइल दागा गया उसे। और ये देखिए, ईरान का जो अमेरिकी बेस पर जो अटैक जो है किस तरह से अटैक हो रहा है। और यहाँ पर जो सऊदी अरब का जो रियाद में अमेरिकी बेस है वहाँ पर हमला हो रहा है, जॉर्डन में हमला हो रहा है, और इसके अलावा जो जॉर्डन की बात करें बहरीन में हमला हो रहा है, जो 5वां अमेरिकी जो बेड़ा है कुवैत में हमला हो रहा है। तो एक एक करके जो खाड़ी देश की अगर बात करें जहां पर अमेरिका का बेस है, ईरान उन सबको निशाना बना रहा है, ताकि ये कहीं न कहीं अमेरिका पर ये दबाव डाला जा सके कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं और ईरान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कहीं न कहीं रोक लगे। और ईरान जो है इसके जरिए जो है खाड़ी देशों का जो आर्थिक ढांचा जो है, जो पेट्रो पावर की जो बात होती है, उनको कहीं न कहीं डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। जी, दबाव बनाने की लगातार कोशिश है और उसका सबूत अब सामने आ रहा है। दीपक वोरा जी, आप कह रहे हैं कि एंड गोल अमेरिका को मालूम है, 3-4 दिन में ये स्ट्राइक खत्म होने वाली थी। देखिए कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिकी विमान क्रैश हो रहे हैं, 3 सैनिकों की जान जा चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी थी। 3 सैनिकों की जान जाना जंग में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बताएंगे। अच्छा, पहली तो मेरी शिकायत यह है कि उनको तो आपने सिचुएशन रूम में बिठा रखा है, मैं कहीं बेसमेंट में बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। उनको तो कॉफी भी पिलाई होगी आपने बैल साहब को। तो एनीवे, दिस इज मेंट टू बी अ जोक। जब बेटा जंग होती है या स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होती है, सबसे पहले मौत सच्चाई की होती है, क्योंकि कोई भी नहीं बताएगा कि मैं डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में हार रहा हूं या जंग में हार रहा हूं। वो बड़ी बड़ी बातें, वो खेती मार्शल जो है पड़ोसी का खेती होती है ना, फील्ड। हाँ, तो वो जो बात मैंने ये कर दिया वो गिरा दी, बकवास करता रहेगा। सच्चाई मर जाती है, किसी को नहीं मालूम है। पर मेरा ये मानना है जो कुवैती, पता नहीं इन्होंने ये सही है कि नहीं, ये फिर भी हो सकता है AI हो, क्योंकि जहां तक अमेरिका ने स्वीकार किया कि एक जहाज गिरा है, फ्रेंडली फायर। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कितने नहीं, फिर तो वो बताएंगे ना कितने जहाज गिरे हैं। ये कहना कि बहुत सारे जहाज गिर गए, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं आई वुड टेक दिस, मैं बड़े क्या कहते हैं, अपने कान खुले रखूंगा, आंखें खुली रखूंगा कि कोई और तो बताए क्या हुआ है नुकसान। कुवैत कौन होता है बताने के लिए ये चीजें। सो लेट मी सी क्या होगा, आपको बाद में पता लगेगा क्या सच्चाई है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीजें आ रही हैं, ये ऑफिशियली ईरान से आ रही है, ऑफिशियली इजराइल से आ रही है, मालूम नहीं कहां से आ रही है। पर फाइनल क्वेश्चन बेटा, एंड देन आई लीव, इतने हथियार जो ईरान ने इकट्ठे किए हैं, जो अभी आप ही खुद कह रही थी इतनी ताकत है, वो किसके लिए थी? वो नेपाल से लड़ने के लिए थी?
या ताइवान से लड़ने के लिए थी या भूटान से लड़ने, क्यों इतनी ताकत इकट्ठी कर रहा था? इसका जवाब अगर आप दे सके मैं बड़ा खुश होऊंगा। मुझे मालूम नहीं है, आपने बताया कि बहुत ताकत है, किस लिए? मेरे तो दो दुश्मन है, एक वो है टिंग टोंग का देश, दूसरा है खेती मार्शल का देश। मुझे तो ताकत चाहिए, ईरान को क्यों चाहिए? किससे खतरा था उसको? ये आप मुझे बताएं, मैं सीखना चाहता हूँ। बहन साहब से पूछिए। ईरान ने ये तमाम जखीरे जो हैं या जो हथियार में डिपो में जो रखे हुई थी चीजें, मिसाइल हो, ड्रोन हो, वो अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए की होंगी, ये उसका तर्क हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल है, दीपक जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्ट्राइक को, इस हमले को अब अपनी नाक का सवाल बना लिया है। जो वर्ल्ड सुप्रीम लीडर कहा जाता है अमेरिका, उस सुप्रीमेसी का नाक का सवाल है, साख का सवाल है, और इसीलिए वो पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पर्सनल युद्ध बना लिया है। और उनका अगर आप स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने कहा था 2 बार हमला करने की कोशिश की थी। वैसे आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन में एक बार उनके कान के पास से गोली गई थी और थोड़ा उनको खून भी आया था। तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्टेटमेंट कहती है कि ये पर्सनल युद्ध है। हालांकि एविडेंस अभी तक कोई नहीं मिला कि ईरान के खमैनी का हाथ था या ईरान का हाथ था, लेकिन साथ में ये कहूंगा कि ट्रंप ने इसको एक पर्सनल वॉर बना दिया है और एक पूरे मिडिल ईस्ट को जोक दिया है पर्सनल वॉर के अंदर। हाँ, मैं ये बात मानने को तैयार हूं एम्बेसडर साहब के साथ कि अगर इजराइल का कोई मेजर थ्रेट है तो वो ईरान है। अगर जितने भी प्रॉक्सीज हैं इस रीजन के अंदर, चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास या हूती हो, तो वो ईरान जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर इतनी तैयारी ईरान ने किसके लिए की थी और जो उसके हथियार हैं वो किसके लिए थे, तो किस तरह के हथियार थे उसके पास, पहले उसे समझ लेते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ एक बार फिर न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजीव जी, देखिए, ईरान के पास जो मिसाइल का जो जखीरा है वो एक नहीं बल्कि कई है, जो जिसके लिए ईरान जाना जाता है। पहले बात करेंगे साहब 1 की बात करेंगे। ये मीडियम रेंज का है, जिसकी रेंज है करीब 300 किलोमीटर का। फतेह की रेंज की बात करेगा तो यह भी 300 किलोमीटर का है। लेकिन ये सब जो मिसाइल है बहुत ही खतरनाक है। अगर इसके आगे बढ़े तो रात की बात की जाएगी तो रात का जो रेंज है वो 500 किलोमीटर का रेंज है। साहब जो है उसका साहब 2 का रेंज है 500 किलोमीटर का रेंज है। फतेह की बात करेंगे तो इसका भी रेंज 500 किलोमीटर है। तो ये ईरान के पास जो मिसाइल पावर है ये बहुत ही खतरनाक है। इसका जो तोड़ जो है, जो खासतौर से जो नेबरिंग कंट्री के पास कहिएगा तो इजराइल को छोड़कर किसी के पास नहीं है। कुदस की बात कीजिए तो कुदस का रेंज जो है आपको 600 किलोमीटर है। या अली का जो रेंज है 600 किलोमीटर के रेंज है। और जुल्फिकार की रेंज की बात कीजिएगा तो 700 किलोमीटर के आसपास है। कियाम का रेंज है जो 800 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे ही ईरान के जो पिटारे में जिसको कह सकते हैं एक से बढ़कर एक मिसाइल है। कादिर की बात कीजिए तो कादिर का रेंज है 380 किलोमीटर के रेंज है और इसका 1000 किलोमीटर। साहब 3 की बात कीजिएगा तो 1300 किलोमीटर की रेंज है। मतलब ये रेंज का अगर बात कीजिएगा तो जितने भी खाड़ी देश के आसपास आ जाते हैं उन सबको जो है हिट कर सकता है। खैबर सेकंड की बात कीजिएगा तो उसका जो रेंज है तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास का है। और एमाद की बात कीजिएगा तो 1700 किलोमीटर के इसका रेंज है। और ईरान के जो सारे जो मिसाइल जो कहे जा सकते हैं वो अभी छुपा कर रखे हुए, अंडरग्राउंड रखे हुए। खुर्रम साहब जो बात कीजिएगा तो इसका जो रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज है। गद्र जो है उसका रेंज है 2000 किलोमीटर के आसपास है। सज्जील की बात करिएगा तो उसका रेंज है 2000 किलोमीटर। जो सैमार है उसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। और ये जो मिसाइल है इसमें जो कई तरह के जो एक अलग तरह की वैरायटी है। और इसमें अगर ये भी कहा जाता है कि जो क्लस्टर जिसको बॉम्ब की तरह भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो जहाँ तबाही होता है बहुत ज़्यादा तबाही होता है। और इसमें कई ईरान के पास ऐसे भी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको आप आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। यार ईरान के पास मिसाइल एक से बढ़कर एक है, जिसको खतरा को देखते हुए जो कह सकते हैं कि जो अमेरिका के जो फाइटर जो गिर रहे हैं एक बढ़कर मिसाइल है। लेकिन दीपक वोरा जी कह रहे हैं कि उसको मिसाइल की जरूरत क्या थी। लेकिन आपके पास इसका जवाब दीपक जी के लिए जरूर है कि क्यों ईरान को ये तैयारी करनी पड़ी थी अपने लिए। देखिए, 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ था ईरान का और उसके बाद से शाह जो थे ईरान के शाह थे वो भाग गए थे अमेरिका। उसके बाद से लेके 8 साल तो इराक के साथ युद्ध में रहा। और आप देखिए जब सब
पूरे विश्व को ये लगने लगा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उनको डर लग रहा था कि इनके साथ प्रॉक्सीज हैं। उन्होंने प्रॉक्सीज को इसलिए जनरेट किया था रीजन के अंदर क्योंकि वो सराउंडेड है सुन्नी नेशन से। अगर आप देखिए शिया के नेशंस कितने हैं, लेबनान को छोड़ दें और हुतीज को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सुन्नी देश हैं, और सारे सुन्नी देश में अकेला ईरान ही एक मेजर शिया देश है। तो ये दूसरी थ्रेट उसको लगती है। तीसरी थ्रेट जो है, तो 3 एज वाले प्रॉक्सीज भी क्रिएट हुए थे। इस बीच बड़ी खबर पहल साहब, व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ट्रंप ईरान से बातचीत को तैयार हैं। ये देखिए, लेकिन ईरान पर हमले जारी रहेंगे। तो अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान, व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान आ गया है कि वो बातचीत को तैयार है। दीपक वोरा जी, ये तो एंड गेम से पहले बातचीत को तैयार हो गए। आप तो कह रहे थे कि एंड गोल पता है अमेरिका को, अब तो बातचीत होनी है। अमेरिका, अरे बातचीत की तो बात पहले भी उसने की थी, ओमान के साथ बातचीत, ओमान मध्यस्थता कर रहा था, बातचीत हो रही थी। फिर से कहूंगा, इसे हम डिप्लोमेसी में स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आप उसका ध्यान दूसरी तरफ करिए। बातचीत किससे करेगा? खोमेनी के ग्रैंड डॉटर से? किससे? सबको तो मार दिया आपने, कौन है वहां पर?